गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, एक नया सेक्शन कैपिटल गेन्स में पढ़ते हैं बेटा। सेक्शन 45 क्लॉज 3। चलो, क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय अ पार्टनर ऑब्लिक मेंबर टू अ फर्म ऑब्लिक बीओआई एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। चलो, मैं आपको केस समझाता हूं बेटा, देखना सिंपल सा है। सेक्शन 45 क्लॉज 3। देखो, बेटा ये एक पर्सन है मिस्टर ए, और ये एक फर्म है मेसर्स एक्स वाई एंड कंपनी। ये एक पार्टनरशिप फर्म है बेटा। ये जो मिस्टर ए है ना, ये इस फर्म में एज अ पार्टनर एडमिट हो रहा है बेटा। तो मिस्टर ए इस फर्म में एडमिट हो रहा है एज अ पार्टनर। लेकिन बेटा जैसे आपको पता भी है, जब आप एज अ पार्टनर किसी फर्म में एडमिट होते हो तो आपको कुछ कैपिटल उस फर्म में क्या करनी पड़ती है? इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है ना? तो बेटा मेसर्स एक्स वाई एंड कंपनी ने क्या कहा? उसने मिस्टर ए को कहा कि तुम एज अ पार्टनर एडमिट हो सकते हो, लेकिन तुम्हें 5 लाख रुपए लाने पड़ेंगे एज कैपिटल। 5 लाख रुपए तुमको लाने पड़ेंगे एज कैपिटल। ठीक है, यह शर्त रखी है फर्म ने मिस्टर ए के ऊपर। अब बेटा मिस्टर ए ने सोचा, यार कैश तो मेरे पास है नहीं 5 लाख रुपए देने को, ले दे के उसके पास एक लैंड था जो उसने परचेस किया था 2004-5 में 1 लाख रुपए का। ले दे के उसके पास यही लैंड था बेटा, प्रॉपर्टी के नाम पे, बैंक बैलेंस के नाम पे और कुछ उसके पास नहीं है, बस एक लैंड है। लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या है? इस लैंड की ना मार्केट वैल्यू आज की, एज ऑन टुडे, आज की मार्केट वैल्यू बेटा, आज की मतलब 2021 की मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपए। इस लैंड की मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपए। ठीक है, तो बेटा अब उसके पास और कोई प्रॉपर्टी या और कोई बैंक बैलेंस तो था नहीं, तो उसने यही लैंड उसने फर्म में इंट्रोड्यूस कर दिया एज कैपिटल। तो लैंड इंट्रोड्यूस्ड इन फर्म एज कैपिटल। यही लैंड उसने बेटा फर्म में इंट्रोड्यूस कर दिया एज कैपिटल। पॉइंट बताओ क्लियर? तो बेटा पहली बात सुनो, पहली बात, सेक्शन 45 क्लॉज 3 क्या कहता है? अगर आपने कोई कैपिटल असेट इंट्रोड्यूस करा किसी फर्म में या एओपी में या बीओआई में एज कैपिटल, तो उसे ट्रांसफर माना जाएगा। उसे ट्रांसफर माना जाएगा और कैपिटल गेन आएगा। कैपिटल गेन विल अराइज इन हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज करेगा। तो अगर आपने अपना कोई कैपिटल असेट बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा एज कैपिटल, तो याद रखना उसे ट्रांसफर माना जाएगा और आपके हाथ में कैपिटल गेन आएगा। बेटा इस केस में ना बस एक बात आपको
ध्यान से देखनी है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? क्योंकि बेटा कैपिटल गेन निकालने के लिए आपको सबसे पहली चीज तो यही चाहिए ना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा बेटा? बेटा उस लैंड की मार्केट वैल्यू क्या थी? 6 लाख। उस लैंड की मार्केट वैल्यू क्या थी? 6 लाख। तो क्या मार्केट वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा? द आंसर इज नो। क्योंकि बेटा उसे कैपिटल उन्होंने 6 लाख तो लाने को कहा ही नहीं था ना, उन्होंने तो उसे 5 लाख लाने को कहा था। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बेटा कि जो फर्म है ना, ये जो फर्म है, उसने 6 लाख मार्केट वैल्यू का लैंड मिस्टर ए से टेक ओवर किया, बट 5 लाख का। बात समझो बेटा, फर्म ने मिस्टर ए से 6 लाख रुपए लाने को कहा ही नहीं था, मिस्टर ए से 5 लाख रुपए लाने को कहा गया था, और उसने इंट्रोड्यूस करा लैंड जिसकी मार्केट वैल्यू 6 लाख थी, बट उसे 6 लाख तो लाने को कहा ही नहीं गया था। इसका मतलब फर्म ने ये लैंड मिस्टर ए से 6 लाख पे टेक ओवर नहीं करा है, फर्म ने ये लैंड मिस्टर ए से 5 लाख पे टेक ओवर किया है, क्योंकि फर्म ने मिस्टर ए को 5 लाख रुपए लाने को ही कहा था। तो एक बार बताओ बेटा, अगर मैं कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की एक जर्नल एंट्री बनाऊं फर्म की बुक्स में, तो बताओ पार्टनर क्या लेके आया बेटा? लैंड लेके आया, तो लैंड डेबिट टू क्या आएगा? टू एस कैपिटल, है ना। और कितने रुपए पे लैंड को रिकॉर्ड किया जाएगा बेटा? 5 लाख पे। ऑल्दो 6 लाख रुपए का लैंड था, बट फर्म ने वो लैंड 6 लाख पे टेक ओवर किया ही नहीं है, फर्म ने वो लैंड 5 लाख पे टेक ओवर किया है, क्योंकि उसको 5 लाख का ही लाने को कहा गया था, 6 लाख उससे लाने को कहा ही नहीं गया था। तो इसका मतलब 6 लाख मार्केट वैल्यू का लैंड बुक्स में रिकॉर्ड, फर्म की बुक्स में रिकॉर्ड 5 लाख पे हुआ है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको माना जाएगा? अमाउंट एट विच asset is recorded in books of firm। तो हमारे वाले केस में बेटा 6 लाख मार्केट वैल्यू जरूर थी, बट फर्म ने उसको रिकॉर्ड किया 5 लाख पे। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको माना जाएगा? 5 लाख को माना जाएगा। बस इतनी सी बात है बेटा, टॉपिक खत्म आपका ये वाला, सेक्शन 45 क्लॉज 3। ठीक है, तो ऑल्दो मार्केट वैल्यू 6 लाख थी, बट फर्म ने उसको बुक्स में रिकॉर्ड 6 लाख पे नहीं कराए, फर्म ने उसको बुक्स में रिकॉर्ड 5 लाख पे कराए। तो आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि मिस्टर ए ने 6 लाख रुपए का लैंड फर्म को बेचा 5 लाख रुपए का। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी की होगी? 5 लाख की बेटा, है ना। 6 लाख मार्केट वैल्यू का लैंड मिस्टर ए ने फर्म को कितने का बेचा? 5 लाख रुपए का। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 6 लाख कैसे मान लोगे? जब बिका 5 लाख का, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 5 लाख। क्लियर हुआ बेटा सबको? एक क्वेश्चन आपको इसको करा देता हूं, चलो करें क्वेश्चन इसका, सेक्शन 45 क्लॉज 3 का। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओगे मेरे साथ। R acquired a property by way of gift from his father in the previous year 11-12 when its fair market value was 3 lakh. Father had acquired the property in previous year 3-4 for rupees 2 lakh. This property was introduced as capital to a partnership firm in which R became partner on 5th June 20. तो याद रखना, R ने ये प्रॉपर्टी फर्म में इंट्रोड्यूस कर दी एज कैपिटल। बेटा मार्केट वैल्यू उस प्रॉपर्टी की 22 लाख रुपए जरूर थी, बट इट वॉज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 20 लाख। तो मार्केट वैल्यू उस असेट की 22 लाख जरूर है, बट फर्म ने 22 लाख रुपए का असेट टेक ओवर कितने पे किया? 20 लाख का।
चलो कैपिटल गेन्स निकालते हैं। हेडिंग स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन्स, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन्स। चलो पहले बताओ बेटा, इसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको माना जाएगा बेटा? फेयर मार्केट वैल्यू को नहीं माना जाएगा। फेयर मार्केट वैल्यू 22 लाख जरूर थी, बट फर्म ने टेक ओवर किया 20 लाख पे, तो 20 लाख को माना जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। माइनस बेटा एक बार बताओ, आर को तो ये प्रॉपर्टी बेटा गिफ्ट के फॉर्म में मिली थी उसके फादर से, ठीक है, और फादर ने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी प्रीवियस ईयर 3-4 में। तो बेटा एक बार बताओ, मैंने पहले भी कहा था गिफ्ट के केस में बेटा आर को नहीं देखना है, प्रीवियस ओनर को देखना है। तो जो भी प्रीवियस ओनर की डेट ऑफ एक्विजिशन है वही आर की डेट ऑफ एक्विजिशन होगी, और प्रीवियस ओनर की डेट ऑफ एक्विजिशन 3-4 है। तो खरीदा 3-4 में और ट्रांसफर हुआ 2021 में, तो लॉन्ग टर्म हो गया, इंडेक्सेशन होगा माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो चलो पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखो, पहले बताओ आर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? जो भी फादर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, और फादर ने ये प्रॉपर्टी 2 लाख की खरीदी थी, तो फादर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख इंटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर 2021 का 301 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन 3-4 का। चलो 3-4 का मेरे को देख के बताओ क्या है? 109, बस 2 लाख इंटू 301 डिवाइड बाय 109, ये आ गया 552294। ये आपका इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 14,47,706। 14,47,706 ये आपका बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सिंपल सा था, क्लियर हुआ सबको? कॉपी कर लो बेटा। एक और क्वेश्चन है इसका, छोटा सा है, आप मुझे बता सकते हो अपने आप। ये देखो 12th, ए हैज 2 motor cars which are used by him exclusively for his personal purposes. Cost of the cars are 150 and 180. First car was transferred by him on 5th Jan 21 to a firm in which he is a partner as his capital contribution. Market value is 1 lakh but it was recorded in books at rupees 2 lakh. Compute capital gain if any chargeable for assessment year 21-22. तो बेटा ए के पास 2 मोटर कार थी, 1.5 लाख की और 1,80,000 की। जो पहली वाली कार थी ना बेटा 1.5 लाख रुपए वाली कार, वो उसने एक फर्म को दे दी एज हिज कैपिटल। मार्केट वैल्यू उस दिन की 1 लाख थी, बट फर्म ने वो कार 2 लाख रुपए पे टेक ओवर करी बेटा। क्लियर हुआ? तो पहले बताओ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बेटा किसको माना जाएगा? 1 लाख को, फेयर मार्केट वैल्यू को, या जिस वैल्यू पे फर्म ने टेक ओवर करी? बेटा जिस वैल्यू पे फर्म ने टेक ओवर करी 2 लाख का होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसने कहा कंप्यूट कैपिटल गेन अगर है तो, और मैं बोलूं तो बेटा इस केस में ना कैपिटल गेन आएगा ही नहीं बेटा, आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा जो मोटर कार होती है ना, इट इज नॉट अ कैपिटल असेट। बेटा कार तो कैपिटल असेट होती ही नहीं है, तो उसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन कैसे आएगा?
सर कार कैपिटल असेट नहीं होती। बिल्कुल बेटा, इट इज नॉट अ कैपिटल असेट। याद करो सेक्शन 2 क्लॉज 14, पर्सनल आइटम्स ऑफ मूवेबल नेचर आर नॉट कैपिटल असेट बेटा। तो देखो लिखा हुआ है पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही थी, मतलब पर्सनल आइटम है, और कार मूवेबल होती है बेटा। तो मुझे एक बार बताओ, इट इज अ पर्सनल आइटम ऑफ मूवेबल नेचर, देयरफॉर इट इज नॉट अ कैपिटल असेट। तो उसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन आएगा ही नहीं। तो इसका आंसर होगा नो कैपिटल गेन no capital gain will arise in hands of Mr. A since motor car is not a capital asset, being personal item of movable nature, being personal item of movable nature। लो बेटा, तो बेटा कार एक पर्सनल आइटम है मूवेबल नेचर की, तो वो तो कैपिटल असेट ही नहीं है, और जब कैपिटल असेट नहीं है तो कैपिटल गेन आने का मतलब ही नहीं उठता। सबको क्लियर हुआ ये वाला? कॉपी कर लो बेटा। ठीक है, ये आपका बेटा हमारा खत्म हो गया सेक्शन 45 क्लॉज 3। अब हम करेंगे सेक्शन 45 क्लॉज 4। आ जाओ मेरे साथ बेटा। सेक्शन 45 क्लॉज 4 क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सेक्शन 45 क्लॉज 4 समझना है। सेक्शन 45 क्लॉज 4। अब देखो बेटा, एग्जाम्पल से समझना। बेटा एक फर्म है मेसर्स एबीसी एंड कंपनी, ठीक है, मेसर्स एबीसी एंड कंपनी। बेटा इस फर्म में ना 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी, ठीक है। बेटा अब हो क्या रहा है, इस फर्म का ना डिसोल्यूशन हो रहा है बेटा। इस फर्म का क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन हो रहा है, ठीक है बेटा। अब सुनो बेटा, डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या होगा? सुनना, डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या होगा बेटा? कैलकुलेट किया जाएगा कि तीनों पार्टनर्स को देने वाला बनता कितना है। जैसे बेटा रिटायरमेंट के टाइम पे होता था, रिटायरमेंट के टाइम पे भी तो ऐसे ही करते थे। आप ये निकालते थे कि रिटायरिंग पार्टनर को देने वाला बनता कितना है, फिर आप उसे कैश पे कर देते थे या रिटायरिंग पार्टनर के अमाउंट को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। पहले निकालते थे उसको देने वाला बनता कितना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे बेटा ए को देने वाला बनता है 5 लाख रुपए, बी को देने वाला बनता है 3 लाख रुपए और सी को देने वाला बनता है 2 लाख रुपए, ठीक है। बेटा फर्म ने क्या करा, फर्म के पास ना 3 असेट थे, कैपिटल असेट्स थे। फर्म के पास 3 कैपिटल असेट्स थे। फर्म ने क्या करा, वो तीनों कैपिटल असेट्स
डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पार्टनर्स में। तो फर्म ने ए को इस 5 लाख के बदले दे दिया एक कैपिटल असेट, ठीक है। बी को 3 लाख रुपए के बदले दे दिया एक दूसरा कैपिटल असेट, और सी को 2 लाख रुपए के बदले दे दिया एक तीसरा कैपिटल असेट। यानी बेटा अज्यूम करो कि आपने पार्टनर्स को कैश नहीं दिया है, बल्कि सीधे सीधे आपने कैपिटल असेट्स ही दे दिए पार्टनर्स को। तो ए को 5 लाख रुपए के बदले एक कैपिटल असेट दे दिया, से लैंड, ठीक है। बी को कैपिटल असेट के बदले एक और दे दिया, से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। और सी को एक और कैपिटल असेट दे दिया, से लैंड एंड बिल्डिंग। तो तीनों पार्टनर्स को उनके अमाउंट के बदले फर्म ने क्या दे दिए, कैपिटल असेट्स दे दिए बेटा। बच्चे इसे ट्रांसफर माना जाएगा। तो यह सेक्शन यही कहता है कि अगर कोई फर्म कैपिटल असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, अगर कैपिटल असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है अमंग पार्टनर्स ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, तो उस केस में बेटा इसे ट्रांसफर माना जाएगा, इसे ट्रांसफर माना जाएगा। और फर्म के हैंड्स में बेटा कैपिटल गेन अराइज करेगा, कैपिटल गेन विल अराइज। तो याद रखना, अगर कोई फर्म डिसॉल्यूशन के टाइम पे पार्टनर्स में अपने कैपिटल असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसे ट्रांसफर माना जाता है सेक्शन 45 क्लॉज 4 के हिसाब से, और फर्म के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज करेगा। पॉइंट बताओ क्लियर? फिर वही बात आ जाती है बेटा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको माना जाएगा? तो मैं आपको बताता हूं बेटा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स ऑन डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी आपके असेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू है ना, उसको बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। सर क्यों फेयर मार्केट वैल्यू को क्यों माना जाएगा? बेटा लॉजिक है, और लॉजिक पता क्या है? गवर्नमेंट कहती है, सोच के देखना बेटा, गवर्नमेंट कहती है कि अगर फर्म ने कैपिटल असेट्स डिस्ट्रीब्यूट ना करे होते, कैपिटल असेट्स अगर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट ना करे होते, बल्कि फर्म कैपिटल असेट्स को मार्केट में बेचती, कैश आता और वो कैश देती पार्टनर्स को। बेटा एक बात सुनो, याद करो, हमने लिक्विडेशन वाला केस किया था ना सेक्शन 46, बेटा काफी हद तक डिसोल्यूशन वैसा ही है। बेटा एक बात बताओ, डिसोल्यूशन के टाइम पे नॉर्मली क्या होता है? फर्म कैपिटल असेट्स को, एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, फर्म कैपिटल असेट्स को मार्केट में बेचेगी, बेच के पैसा आएगा और पार्टनर्स को पेमेंट करेगी, नॉर्मली ये होता है। बट यहां पर क्या हुआ, फर्म ने मार्केट में कैपिटल असेट्स को बेचा ही नहीं बेटा, बल्कि वो कैपिटल असेट्स ही पार्टनर्स में क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट। तो बेटा सेक्शन 45 क्लॉज 4 कहता है कि अगर आपने कैपिटल असेट्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट ना करे होते, बल्कि आपने ये कैपिटल असेट्स मार्केट में बेचे होते, तो वो किस वैल्यू पे बिकते, फेयर मार्केट वैल्यू पे बिकते। तो हम फेयर मार्केट वैल्यू को मान के चलेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है। कॉपी कर लो बेटा। और बेटा यही सेम केस ना
रिटायरमेंट में भी होगा। जैसे एक बात अज्यूम करो, यही सेम केस बेटा, मुझे बताओ सपोज मैसर्स एबीसीएन कंपनी है, ठीक है बेटा, इसमें एक पार्टनर है, पार्टनर ए, वो बेटा फर्म से क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है। पार्टनर ए फर्म से क्या कर रहा है, रिटायर। याद करो बेटा, रिटायरमेंट में आप क्या करते थे, मिस्टर ए का एक अकाउंट बनाते थे और निकालते थे उसको देने वाला बनता कितना है। तो सपोज ए को देने वाला बेटा 5 लाख रुपए बनता है, ठीक है। तो बेटा एक बार बताओ, मैसर्स एबीसीएन कंपनी क्या करेगी, उसे 5 लाख रुपए या तो कैश दे देगी, ठीक है, या उसका जो 5 लाख है वो ट्रांसफर कर देगी उसके लोन अकाउंट में। लेकिन बेटा यहां पर क्या हुआ, मैसर्स एबीसीएन कंपनी के पास एक कैपिटल असेट पड़ा था, लैंड। मैसर्स एबीसीएन कंपनी ने ये लैंड मिस्टर ए को क्या कर दिया, ट्रांसफर। तो याद रखना बेटा, अगर फर्म ने पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम पे उसको कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर किया है ना, तो बेटा कैपिटल गेन अराइज कर जाएगा। कैपिटल गेन विल अराइज इन हैंड्स ऑफ फर्म। फर्म के हाथ में कैपिटल गेन आ जाएगा बेटा, क्लियर। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी मानी जाएगी, जो भी इस लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू होगी, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। तो वही सेम रूल है बेटा, डिसोल्यूशन वाला ही, ठीक है। ये आपका सेक्शन 45 क्लॉज 4 है। सिंपल था बेटा। एक क्वेश्चन कराऊं आपको, पहले कॉपी कर लो इसे, फिर क्वेश्चन कराता हूं। तो याद रखना, अगर कोई फर्म डिसोल्यूशन के टाइम पे या रिटायरमेंट के टाइम पे पार्टनर्स को कोई कैपिटल असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसे ट्रांसफर माना जाएगा और फर्म के हैंड्स में कैपिटल गेन आएगा। फर्म के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, उस असेट की फेयर मार्केट वैल्यू। क्यों फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि बेटा गवर्नमेंट एक अजम्पशन लेके चल रही है कि अगर आपने कैपिटल असेट ना दिया होता पार्टनर को, बल्कि ये कैपिटल असेट आपने मार्केट में बेचा होता, तो वो किस प्राइस पे बिकता, वो फेयर मार्केट वैल्यू पे बिकता। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको माना जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू को। क्लियर हुआ सबको। चलो अब कराता हूं आपको एक क्वेश्चन इसका, आओ मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखना है बेटा। PQ and company is a partnership firm consisting of 3 partners PQ and R. The firm is dissolved. Dissolution का केस है बेटा। On 31st March 21, assets of the firm were distributed to the partners as under. बेटा 3 पार्टनर्स थे, P को आपने मशीनरी दे दी बेटा, Q को आपने स्टॉक दे दिया और R को आपने लैंड दे दिया, ठीक है। इन तीनों का ईयर ऑफ एक्विजिशन दे रखा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे रखा है, मार्केट वैल्यू दे रखी है, WDV दे रखी है, वैल्यू एट विच गिवन टू पार्टनर्स एज पर अग्रीमेंट, और मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। कंप्यूट इनकम टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ फर्म फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। फर्दर व्हाट शैल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच असेट्स टू द पार्टनर्स। चलो बेटा एक बार बताओ, मेरी बात सुनना ध्यान से, ध्यान से। बेटा आपने P को क्या दिया, मशीनरी। मशीनरी का पूरा ब्लॉक ही दे दिया बेटा P को, मशीनरी का पूरा ब्लॉक दे दिया P को। मतलब बेटा एक बात तो क्लियर हो गई कि आपने P को दिया है डेप्रिसिएबल असेट। मशीनरी इज अ डेप्रिसिएबल असेट। अच्छा, Q को आपने क्या दिया बेटा, स्टॉक दिया। और आपको पता है बेटा स्टॉक
तो कैपिटल असेट होता ही नहीं है बेटा, होता ही कैपिटल असेट होता ही नहीं स्टॉक। और आर को आपने क्या दिया है, लैंड। लैंड एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इट इज अ कैपिटल असेट, है ना। ठीक है, चलो करते हैं, कैपिटल गेन्स निकालेंगे। ध्यान से देखना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, पहले पी का करते हैं। बेटा आपने पी को क्या दिया है, ब्लॉक ऑफ मशीनरी। याद रखना आपने पी को डेप्रीसिएबल असेट दिया है। याद करो डेप्रीसिएबल असेट्स के केस में कैसे करते हो बेटा, करवा चुका हूं मैं आपको। बनाओ स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन्स। बेटा डेप्रीसिएबल असेट्स के केस में याद करो दो ही केसेस थे, दो ही केसेस जब कैपिटल गेन आता है बेटा, दो ही केसेस। पहला कौन सा था, जब पूरा ब्लॉक ही खत्म हो जाए बेटा, पूरा ब्लॉक ही खत्म हो जाए तो कैपिटल गेन लॉस आएगा ही आएगा। ब्लॉक ही खत्म हो गया बेटा, और इस केस में बेटा आपने पूरा ब्लॉक ही दे दिया पी को, तो ब्लॉक खत्म हो गया ना, ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, कैपिटल गेन आएगा। ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, कैपिटल गेन आएगा बेटा। कैसे निकालते हो, सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। याद करो बेटा सेक्शन 45 क्लॉज 4 के हिसाब से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको माना जाता है बेटा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। और देखो फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है 5 लाख रुपए, इसको माना जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस। याद करो डेप्रीसिएबल असेट्स के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो आता ही नहीं, शॉर्ट टर्म आता है, और शॉर्ट टर्म के केस में इंडेक्सेशन नहीं होती है, खाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आता है। सेक्शन 50 याद करो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ डेप्रीसिएबल असेट्स क्या होती है बेटा, ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। देखो ओपनिंग WDV है 4,40,000 और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स एक्वायर्ड, कोई मशीनरी इस साल एक्वायर करी है आपने 2021 में बेटा नहीं, तो बस यही 4,40,000 आ जाएगा। तो 440 तो हो गई ओपनिंग WDV प्लस कॉस्ट ऑफ असेट्स एक्वायर्ड निल, तो 440 लो। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 60,000 आ गया, ये पी का आ गया बेटा, पी के केस में आ गया ये। चलो अब निकालते हैं क्यू का। बेटा क्यू को आपने क्या दिया था, स्टॉक। ध्यान से, स्टॉक इज नॉट अ कैपिटल असेट, तो स्टॉक के केस में बेटा कैपिटल गेन तो आ ही नहीं सकता। स्टॉक अगर आप दोगे ना क्यू को, स्टॉक दोगे बेटा तो बिजनेस की इनकम आएगी, PGBP की इनकम आएगी बेटा। बनाओ स्टेटमेंट शोइंग बिजनेस इनकम, स्टेटमेंट शोइंग बिजनेस इनकम। चलो सेलिंग प्राइस बताओ पहले, स्टॉक की सेलिंग प्राइस। बेटा मार्केट वैल्यू स्टॉक की क्या थी, 5 लाख। तो एक बार बताओ अगर आपने क्यू को स्टॉक ना दिया होता बल्कि ये स्टॉक मार्केट में बेचा होता तो कितने का बिकता, 5 लाख का बिकता बेटा, मार्केट वैल्यू पे बिकता। तो सेलिंग प्राइस 5 लाख माइनस बताओ इस स्टॉक की कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 4 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4 लाख, तो प्रॉफिट आ गया इस स्टॉक के ट्रांसफर पे 1 लाख। ये टैक्सेबल होगा PGBP हेड में। ठीक है, ये होगा टैक्सेबल अंडर द हेड
पीजीबीपी। ठीक है बच्चे, और फिर आर का, बेटा आर को आपने क्या दिया था, लैंड। लैंड इज अ कैपिटल असेट। चलो स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन्स। चलो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बेटा सेक्शन 45 क्लॉज 4 के हिसाब से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको माना जाता है, फेयर मार्केट वैल्यू को, 8 लाख को, माइनस इंडेक्सेशन होगा या नहीं। देखो ये लैंड आपने 97-98 में एक्वायर करा था और 2021 में ट्रांसफर हुआ है, तो लॉन्ग टर्म है, होगा इंडेक्सेशन, माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ध्यान से करना है बेटा, कब एक्वायर करा था लैंड, 97-98 में, 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर करा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसको माना जाता है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये तो हो गई एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑब्लिक स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, दोनों में से जो भी लोअर है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो है नहीं, तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 ले लो 70,000, तो 10,000 और 70,000 दोनों में से जो भी हायर है, 70,000 हायर है, इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर 2021 का 301 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन 98 का था, 1 अप्रैल 2001 से पहले का बेटा, तो उस केस में 2001-2 का ले लेना, 97-98 का तो है नहीं, 2,10,700 लो, ये आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 589,300। लो ये आर के केस में आ गया बेटा, कॉपी कर लो इसे। एक छोटा सा पार्ट और है बेटा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब मेरी ना एक छोटी सी बात बेटा सुनना, मैं ऊपर जो मैंने एग्जाम्पल कराया था ना, मैं उसी पे आ रहा हूं बेटा, ये आ गया समझ। देखो ये देखो बेटा, इस वाले केस को देखो, आपने ए को 5 लाख देना था, उसके बदले आपने ए को क्या दिया, लैंड, है ना, और बेटा लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू थी 6 लाख। मतलब ध्यान से सुनना, 6 लाख फेयर मार्केट वैल्यू का लैंड आपने ए को कितने का दे दिया बेटा, 5 लाख का। तो बेटा एक बात याद रखना, फर्म के लिए बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा 6 लाख, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू, बट ए के लिए बेटा, ए के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस लैंड का होगा 5 लाख बेटा, क्योंकि 6 लाख रुपए की चीज ए को कितने की मिल गई, ए को तो 5 लाख की मिल गई ना, तो ए के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस लैंड की क्या होगी, 5 लाख। बेटा फर्म के लिए कंसिडरेशन होगा 6 लाख, क्यों, क्योंकि अगर फर्म ने ये लैंड ए को ना दिया होता, मार्केट में बेचा होता, तो 6 लाख का बिकता, बट ए के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख होगी, क्योंकि 6 लाख की चीज ए को कितने की मिली है, 5 लाख की। तो बेटा इस क्वेश्चन में ना आपको पार्टनर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी निकालना था। ये देखो, फर्दर व्हाट शैल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच असेट्स टू द पार्टनर्स। मैं आपको बताता हूं बेटा, लिखना यहां पर मेरे साथ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू पार्टनर्स, पी के लिए, क्यू के लिए, आर के लिए। तरीका देखना बेटा मेरा सिंपल सा है। देखो पहले पी के लिए देखना बेटा, पी को जो असेट दिया गया था उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी, 5 लाख, बट
वैल्यू एट विच गिवन टू पार्टनर। बेटा 5 लाख रुपए की चीज आपने पी को कितने की दी? 3 लाख की। तो पी को कितने का पड़ा ये ब्लॉक? पी को 5 लाख का नहीं पड़ा, पी को तो ये ब्लॉक 3 लाख का पड़ा है। तो पी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी 3 लाख। सिमिलरली क्यू के लिए बेटा मार्केट वैल्यू इस स्टॉक की 5 लाख जरूर थी, बट क्यू को ये 4,10,000 रुपए का दिया है आपने, तो क्यू को तो ये कितने का पड़ा? 4,10,000 का। सिमिलरली आर की अगर मैं बात करूं तो बेटा आर को आपने ये मार्केट वैल्यू 8 लाख थी, बट 8 लाख की चीज आपने आर को 3 लाख की दी, तो आर को तो 3 लाख का पड़ा ना बेटा। तो ये हो गई पार्टनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और पता है बेटा इसका यूज कब आएगा, मतलब इस क्वेश्चन में तो नहीं, वैसे अगर अज्यूम करो पी इस ब्लॉक ऑफ मशीनरी की आगे क्या कर देता है? सेल कर देता है, तो आपको पी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जरूरत पड़ेगी। क्यू इस स्टॉक की आगे मार्केट में क्या कर देता है? सेल, तो आपको क्यू की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जरूरत पड़ेगी। आर इस लैंड की आगे अगर क्या कर देता है? सेल, तो आर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की आपको जरूरत पड़ेगी। खैर वो इस क्वेश्चन में कवर्ड नहीं है। मेरे ख्याल से बताओ 45(3) और 45(4) हमने इस लेक्चर में कवर करे। दोनों सेक्शंस क्लियर हुए? पक्का? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।